Greetings everyone. Today we will study about the first chapter of the civics, that is the democracy. What is the democracy? Democracy is the form of the government and it means rule of the people. It originated in Greece and India is the largest democratic country in the world. एवरी कंट्री, प्रत्येक देश को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के किसी न किसी रूप की ज़रूरत होती है। तो संसार में जो है विभिन्न गवर्नमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एक्सेट्रा। जैसे जैसे समय बीतता गया गवर्नमेंट के इन रूपों में भी बदलाव आता चला गया। राजा और रानी कुछ देशों में अब भी पावर में हैं, लेकिन वहाँ पर अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को अपनाया गया है, यानी कि इन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ मोनार्च को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, यानी कि सारी शक्तियाँ मोनार्च के पास नहीं हैं, बल्कि उसकी शक्तियाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिट में कर दी गई हैं। डेमोक्रेसी जो है संसार के ज़्यादातर हिस्सों में ज़्यादातर देशों के द्वारा अपनाया गया है और डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो हैं पावर टू द पीपल एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। इस तरह से डेमोक्रेसी जो है, अगर हमें इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना समझना है तो हमें डेमोक्रेसी के इन दो प्रिंसिपल्स को भी अच्छे से समझना होगा, जो कि है पावर टू द पीपल एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। आज के समय में लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और वो जो है नेशनल और इंटरनेशनल इशूज पर अपने विचार जो हैं रखते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं। अब की एलिमेंट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आपको बता दें कि डेमोक्रेसी जो है वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब प्राचीन ग्रीस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया था, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी और लोग जो है सीधा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या का विस्फोट हुआ तो ये संभव नहीं हुआ कि हम जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाएं, और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब जो है भारत में जो डेमोक्रेसी का जो रूप अपनाया गया है गवर्नमेंट का, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, इसमें जो है गवर्नमेंट का एक अलग से सिस्टम है जिसमें लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब इसके जो की एलिमेंट्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के मेन एलिमेंट्स हैं कि लोग जो हैं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और किस एरिया से कितने प्रतिनिधि चुने जाएं, ये किस पर डिपेंड करता है, उस एरिया की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। यानी कि एरिया कितना बड़ा है और उसमें जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के आधार पर जो है एरिया को डिवाइड किया जाता है और उसी के आधार पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। और हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे लिए क्या बनाते हैं, कानून और लॉज और पॉलिसीज बनाते हैं, जो कि देश की सभी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को माइंड में रखकर तैयार किए जाते हैं, चाहे वो कम्युनिटी जो है मेजॉरिटी में हो या फिर माइनॉरिटी में हो। यानी कि जिस तरह से अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म के आधार पर या मुस्लिम धर्म के आधार पर, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। और इस पर्पज़ के लिए हम जो है इलेक्शन के द्वारा वो लोग जो है वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर जो है हमारे लिए गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। इस पर्पज़ के लिए जो है डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं, यानी कि लोगों को
इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। और इसके लिए जो है हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया है। इसका मतलब है जो भी सदस्य है अपने देश का, जो भी नागरिक 18 साल या उससे ज़्यादा की आयु का है, उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हर एलिजिबल पर्सन को, जिसकी एज 18 साल या उससे ऊपर है, उसे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, यानी कि वोट डालने का भी अधिकार है। अब एक दूसरा की एलिमेंट है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। अब जब हम डेमोक्रेसी में जो है लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन हम कैसे करते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं कि वो हमारे लिए कानून बनाए। और जब कोई भी सिस्टम हमारे लिए काम करता है तो वो किस आधार पर हम उसको अलाउ करते हैं, जब हम वोट देते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं हम मेजॉरिटी पाने में, और वो उन कैंडिडेट को क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं कि वो हमारे लिए कानून बनाए। और इस तरह से हम जो है उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। गवर्नमेंट जो है सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी को सपोर्ट करती है, यानी कि जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट लेकर आया है, यानी कि जिसकी वोट सबसे ज़्यादा हैं, उसी को जो है सक्सेसफुल घोषित कर दिया जाता है, यानी कि विजयी घोषित कर दिया जाता है। और ये विजयी उम्मीदवार जो हैं, जो मिलकर हमारे लिए गवर्नमेंट बनाते हैं, वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल भी हैं, उत्तरदायी भी हैं और आंसरेबल भी हैं। यानी कि लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही उसे जो है क्या बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं, उनको लागू करवाना पड़ता है। और इसके लिए जो है हमारे देश में कि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए अकाउंटेबल रहे और वो आंसरेबल भी रहे, इसके लिए हमारे देश में फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं। और हमारे देश में ये टाइम इंटरवल जो है कितना है, 5 साल का है। और इस तरह से ये जो है विभिन्न कम्युनिटीज़ के लिए कानून बनाते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने देश के नागरिकों के प्रति सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कि सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं। हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सबसे पहला था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि हम चुनते हैं उनको और वो चुने हुए प्रतिनिधि जो है हमारे लिए कानून बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। इसके बाद था हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा चुनते हैं। और जब हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो हम जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे लिए, यानी कि देश के लोगों के प्रति अकाउंटेबल भी होते हैं और आंसरेबल भी होते हैं। और इस तरह से वो देश के सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं और उनके अधिकारों के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अब आते हैं हमारा इंडियाज जर्नी एज ए डेमोक्रेसी। अब भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, वो भारत में आपको पता है कि लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा और उसके बाद भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। इससे पहले आपको बता दें कि भारत में भी मोनार्चियल सिस्टम लागू था। अंग्रेज़ों से पहले भारत के ज़्यादातर हिस्सों में जो है मोनार्च शासन करते थे और उनमें मुग़लों का नाम जो है, जो कि दिल्ली और आसपास के एरिया में शासन करते थे, हम सभी जानते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें सोवर्जियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है हमारे इंडिया को। यानी कि इंडिया जो है सर्वप्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। और ये जो है कानूनों का और पावर्स का, भारत में कानून और शक्तियों का मेन सोर्स है। यानी कि इसके द्वारा लोगों को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, सरकार को जो है कानून के दायरे में रखा गया है।
ये जो है संसार का सबसे लंबा संविधान है जो कि लिखित रूप में है, और ये जो है हमारे लिए एक सेफगार्ड का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है, जो हमारी पॉलिटिकल पावर के द्वारा हमें मिला हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देश के सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, और ये जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के को जो है एक स्ट्रक्चर, एक आधार प्रदान करता है। या ठीक उसी तरह से हमारा जो संविधान है, जो कि संसार का सबसे लंबा संविधान है, वो हमारे देश की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक आधार प्रदान करता है। हमारे देश में जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया गया था, और उसी दिन जो है हमारा देश क्या बना था, रिपब्लिक बना था। यानी कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारी सरकार जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही जो है शासन चलाती थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, और इस तरह से हमारा देश जो है 26 जनवरी 1950 को एक रिपब्लिक बन गया, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेशली डिक्लेयर किया गया है कि अब जो है हमारा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जो कि बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट की बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादातर देशों के द्वारा जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया गया है, और प्राचीन समय से ही ये लोगों के अंदर बहुत ही पॉपुलर रही है। क्यों पॉपुलर रही है? क्योंकि ये उस देश के सभी नागरिकों को रिस्पेक्ट देती है और उसके कुछ मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये अपने देश के नागरिकों से प्रॉमिस करती है ये गवर्नमेंट कि हाँ, वो उसके अधिकारों की रक्षा करेगी, उसकी रिस्पेक्ट करेगी। विभिन्न देशों के लोगों ने, जैसे कि नेपाल, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, मलेशिया, साउथ कोरिया में भी जो है वहाँ की निरंकुश डिक्टेटरशिप, एकतंत्रीय और मिलिट्री शासन को त्याग कर डेमोक्रेटिक रूल अपनाया गया है। यानी कि वहाँ पर अब डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट पाई जाती है। हमारे इतिहास से हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन समय से ही लोगों को उनके रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, यानी कि अमीर गरीब के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, और लोगों ने इन धारणाओं को तोड़ने के लिए, इक्वलिटी के लिए और डिग्निटी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। और इसके लिए जो है विभिन्न देशों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया है, जो कि इन धारणाओं के बिल्कुल खिलाफ है। यानी कि जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। लिबर्टी, फ्रीडम, डिग्निटी और इक्वलिटी ये एसेंशियल वैल्यू हैं जो कि एक डेमोक्रेसी को क्या बनाती हैं, पॉपुलर चॉइस बनाती हैं कंट्रीज में अपनाने के लिए लोगों के अंदर। डेमोक्रेसी एक आइडियोलॉजी है जो कि लोगों को रियलिटी प्रदान करती है। भारत में पॉलिटिकल ऑफिस जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन, ये कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं और इसको लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में भी हेल्प करते हैं। तो हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसमें मेन रोल कौन कौन निभाता है? इसमें मेन रोल निभाने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो है हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टीज
और इलेक्शन कमीशन ये हमारे देश की गवर्नमेंट को अच्छे से काम करने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की। भारत में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया गया है, जिसका मतलब है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को अलाउ किया गया है बनाने के लिए और कार्य करने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उस लोगों के उस ग्रुप के द्वारा बनाई जाती है जिनके आइडल्स जो हैं, जिनकी विचारधारा जो है सेम होती है नेशनल इश्यूज पर, और उन्हें जो है सेम गोल की प्राप्ति करनी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने विचारों को लोगों के सामने रखती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और इस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, लोगों को शामिल करती है। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है लोगों की हेल्प करती हैं और इस तरह से गवर्नमेंट की भी हेल्प करती हैं कानून बनाने में, लागू करने में और कानूनों को इन्फोर्स करने में। यानी कि अगर कोई कानून बहुत अच्छा है तो उसे जो है दबाव के साथ लागू करवाने में ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है हेल्प करती हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतारती हैं और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द वोट जिसको मिलती है उसको जो है क्या कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से विजेता घोषित कर दिया जाता है। सपोज कीजिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है तो एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर जो हैं क्या बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं और इस तरह की गवर्नमेंट को कोलाइजेशन गवर्नमेंट कहा जाता है। यूपीए जो कि कांग्रेस के द्वारा हेड की गई थी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और हमारी एनडीए जो कि हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा हेड की गई थी, बीजेपी इसके मुखिया थे। ये ऐसे गवर्नमेंट रही है हमारे देश में जो कि कोलाइजेशन गवर्नमेंट थी, यानी कि दो या दो से अधिक पार्टियों ने मिलकर यहाँ पर गवर्नमेंट को बनाया था। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्टीज की। हमारे देश में मेनली जो है 6 नेशनल पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा भारत में स्टेट पार्टीज भी पाई जाती हैं और हम जो कि एक स्पेशल एरिया के अंदर ही पार्टिसिपेट करती हैं। लगभग 50 ऐसी पार्टियां हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं एज ए स्टेट पार्टी, और ये स्टेट पार्टी जो है उस स्टेट के या फिर उस एरिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें ये होती हैं, जिसमें ये बनाई जाती हैं। कुछ मेन स्टेट पार्टीज हैं हमारी असम गण परिषद, श्रोमणी अकाली दल। असम गण परिषद जो है असम में पाई जाती है, श्रोमणी अकाली दल पंजाब में है, तेलुगु देशम जो है तमिल, और तेलुगु देशम पार्टी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है हमारी दिल्ली में पाई जाती है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारी जेजेपी और इनेलो, ये जो है मेन क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब ये नेशनल और स्टेट पार्टीज में डिफरेंस क्या है? नेशनल पार्टियां जो हैं वो नेशनल लेवल पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि स्टेट पार्टी जो हैं उस स्पेशल एरिया में, उस स्पेशल स्टेट में ही पार्टिसिपेट करती हैं। अब आता है इलेक्शन कमीशन। डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये कमीशन जो है हमारे गवर्नमेंट के तीनों ही ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसका कमीशन का मुखिया होता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ सुधार भी किए गए हैं और इसके लिए जो है फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया है वोट कास्ट करने के लिए। इसके अलावा इलेक्टोरल रोल्स को अपनाया गया है, जिसका
में जो है सभी एलिजिबल वोटर्स के नाम होते हैं उस एरिया के, और उनको कंप्यूटराइज किया गया है, जिसमें कि बहुत कम गलतियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लोगों को जो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें कि उनका प्रूफ होता है, आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि हाँ ये वोटर जो है, ये पीपल जो वोट करने आया है इस स्पेशल एरिया से बिलोंग करता है। तो ये था हमारा डेमोक्रेसी चैप्टर। आई होप you understand it very well. Thank you. Have a nice day.